हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 5 मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। तो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5 यहाँ पे देखिए टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। यहाँ पे एक गर्ल की बात की गई, दीपा, अ क्यूरियस 11-year-old गर्ल लिव इन अ टाउन ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा। यानी एक 11 साल की लड़की जिसका नाम है दीपा, वो हरियाणा में रहती है। द न्यू स्कूल ईयर हैज स्टार्टेड। दीपा नीड अ न्यू यूनिफॉर्म सिंस शी हैज ग्रोन टॉलर। यानी नया सेशन स्टार्ट हो गया स्कूल का और उसे नई यूनिफॉर्म की ज़रूरत है। हर मदर टेक हर टू अ क्लॉथ शॉप। उसकी माँ उसे एक कपड़े की दुकान में लेकर गए। शी आस्क फॉर अ 2 मीटर क्लॉथ पीस। और उन्होंने क्या शॉपकीपर से बोला कि उन्हें 2 मीटर क्लॉथ पीस की ज़रूरत है। द शॉपकीपर मेजर द क्लॉथ यूजिंग अ मेटल मेजरिंग रॉड। और शॉपकीपर जो है कपड़ा नापने के लिए, कपड़े को मेज़र करने के लिए एक मेटल की मेजरिंग रॉड है उनके पास। Then the tailor takes her measurement using a flexible meter tape. Her mother instructs the tailor to increase the length of her uniform by 4 अंगुल। फिर टेलर ने दीपा का मेज़रमेंट लिया। फिर जो कि एक फ्लेक्सिबल टेप था, जो फ्लेक्सिबल का मतलब कि वो आसानी से मुड़ जा रहा था। जैसे बॉडी का मेज़रमेंट लेना होगा तो एक रॉड से तो नहीं ले सकते हैं, इसीलिए उसके लिए एक दूसरा टेप का इस्तेमाल किया गया है। दीपा की मदर ने टेलर को बोला कि आप थोड़ा बढ़ा के लेंथ, मतलब जितना साइज़ रिक्वायर्ड उसे थोड़ा लंबा यूनिफ़ॉर्म बनाने के लिए। उसे कितना लंबा? 4 अंगुल लंबा, 4 फिंगर की जो ब्रेथ है वो ज़्यादा रखनी है। ठीक है। दीपा शेयर्स हर एक्सपीरियंस विद हर स्कूल फ्रेंड अनिश, हरदीप, पद्मा, तशनीम, एंड दिस लीड्स टू अ डिस्कशन अमंग्स देम। और दीपा ने जो भी क्लोथ के शॉप पे और टेलर की शॉप पे जो भी एक्सपीरियंस किया, वो जाके उसने अपने क्लास में अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। हाउ डू वी मेज़र? हम कैसे नापते हैं? हरदीप ने बोला, आई हैव सीन माई ग्रैंड मदर मेजरिंग क्लोथ बाय द लेंथ ऑफ हर आर्म। यानी मैंने अपनी ग्रैंड माँ को देखा है कि वो अपनी आर्म्स, बाजुओं की लेंथ के हिसाब से कपड़े को नापती हैं। हैव यू एवर सीन हाउ अ फार्मर मेजर्स लेंथ टू डिवाइड हिज फील्ड इनटू बेड्स? यानी आप जानते हैं कि मतलब एक फार्मर कैसे अपने खेत को डिवाइड करता है। ही वॉक्स एंड काउंट द नंबर ऑफ हिज स्ट्राइड्स, से पद्मा। पद्मा ने बोला कि वो अ, चलते हैं, चल के अपने फुट स्टेप्स को नापते हैं। ठीक है। हाँ, ओह नॉट जस्ट द लेंथ ऑफ द स्ट्राइड्स, समटाइम्स दे ऑल्सो यूज द लेंथ ऑफ देयर फीट टू मेजर। यानी कुछ कभी कभी वो अपने पैरों के भी लेंथ का मेजरमेंट करते हैं। दीपा शेज एक्साइटली मेजरिंग लेंथ यूजिंग बॉडी पार्ट मस्ट बी सो मच फन। यानी बॉडी पार्ट्स की मदद से हम किसी भी लंबाई को नापते हैं तो उसमें बहुत ही मज़ा आता होगा, ये बहुत ही फन वाली चीज़ है। लेट अस ऑल्सो मेजर समथिंग यूजिंग अ बॉडी पार्ट। चलो कुछ और नापते हैं अपने बॉडी पार्ट का यूज़ करके। व्हाट शुड बी मेजर? ओके, लेट अस मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल इन आवर क्लासरूम, शेज तस्नीन। तो तस्नीन ने कहा कि हम क्या नापें? तो तस्नीन ने क्या कहा कि चलो अपने क्लास में जो टेबल है ना, टीचर्स की जो टेबल होती है या फिर जिस पे आप बैठते हो उनकी जो टेबल है, तो उसको उसकी लेंथ को नाप के देखते हैं। पद्मा ने कहा कि एंड विच बॉडी पार्ट शुड वी यूज टू मेजर इट? तो हम कौन से बॉडी पार्ट का यूज़ करेंगे इसको मेजर करने के लिए? दीपा सेज लेट अस यूज़ आवर हैंड स्पैन। यानी हम अपने हाथों का पाम का यूज़ करेंगे। आई विल शो यू हाउ टू यूज़ इट। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे यूज़ करते हैं। आई हैव सीन माई मदर यूजिंग इट, शी कॉल्स इट बैलिस्ट। और मेरी माँ, मैंने कहाँ देखा ये करते हुए? अपनी मम्मी को देखा है। हरदीप एड्स, ओके, लेट अस ऑल्सो नोट डाउन यूज़ द हैंड स्पैन आवर मेजरमेंट यूज़ ऑफ। चलो हम भी नोट डाउन करते हैं कि हमारे हैंड स्पैन से मेजरमेंट क्या आती है। तो अनिश ने जब इसको मेज़र किया तो क्या आया? स्लाइटली मोर देन 13, मतलब 13 हैंड स्पैन के इक्वल। स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा उससे। पद्मा का 13 हैंड स्पैन, तशनीम का स्लाइटली थोड़ा सा कम आया 13 हैंड स्पैन से, दीपा का 13 के और 14 के बीच में, और हरदीप का 14।
पद्मा ने कहा, ओह द नंबर ऑफ हैंड स्पैन इज डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ अस। यानी सबके हाथों का साइज अलग था, सबके पाम का साइज अलग था, इसीलिए सबका मेजरमेंट भी अलग अलग आया। तो व्हाट वाई शुड द नंबर बी डिफरेंट, हरदीप आस्क्ड थॉटफुली। क्यों अलग क्यों है? क्योंकि हाथों का साइज अलग है ना, इसीलिए। नो वंडर पीपल यूज स्केल। और इसीलिए जो है, क्योंकि हर एक पर्सन का बॉडी पार्ट का लेंथ अलग हो सकता है, ब्रेथ अलग हो सकता है, तभी हमारी मेजरमेंट भी अलग हो सकती है। इसीलिए हम मेजरिंग स्केल का या फिर मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं। दीपा सेज, दीपा एंड हर फ्रेंड्स कंपेयर द लेंथ ऑफ द टेबल विद द लेंथ ऑफ देयर हैंड स्पैन एंड द लेंथ ऑफ द टेबल इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ देयर हैंड स्पैन। हेयर द हैंड स्पैन यूज फॉर द मेजरमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ यूनिट। यानी जो हैंड स्पैन यूज किया गया, यानी एक हैंड स्पैन की जो लेंथ होगी वो एक यूनिट की तरह होगा। एंड द लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन टू पार्ट, दो पार्ट में हम लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, जो एंड ए नंबर एंड अ यूनिट। यानी एक पहला जो होता है न्यूमेरिकल, मान लो कि उसकी लेंथ आई, टेबल की लेंथ आई 13 हैंड स्पैन, यानी हमने क्या लिखा 13 हैंड स्पैन। तो पहला जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और दूसरा उसके पीछे जो हैंड स्पैन है वो यूनिट हो गया। For example, if the length of the table is 13 handspan, then the 13 is the number and the handspan is the unit selected for the measurement. हमने क्या यूनिट, किस चीज़ का इस्तेमाल किया हमने मेजर करने के लिए, तो वो हो गया हैंडस्पैन। However, हैंडस्पैन एंड अदर सिमिलर यूनिट सच एज लेंथ ऑफ द हैंड, जैसे हाथों की लंबाई, फुट, फिस्ट एंड और फिंगर्स, डिफरेंट पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। तो दस देयर इज अ नीड फॉर सच अ यूनिट फॉर विच मेजरमेंट ऑफ द सेम लेंथ मेड बाय द डिफरेंट पीपल डू नॉट डिफर। यानी हमें एक ऐसे मेजरिंग यूनिट की ज़रूरत है कि कोई भी उसे नापे, लेकिन उसकी जो मेजरमेंट हमने किया है उसमें कोई डिफरेंस ना आए। तो मोर टू नो, आगे देखिए एक पैराग्राफ है कि इंडिया हैज़ अ रिच हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट सिस्टम। इंडिया की जो हिस्ट्री है मेजरमेंट सिस्टम में वो बहुत ही ज़्यादा रिच है। डेटिंग बैक इन टू एंशंट टाइम, एंशंट टाइम में हम उंगल का यूज़ करते थे, यानी अपनी उंगलियों की ब्रेथ का यूज़ करते थे। मल्टीपल्स ऑफ द अंगुला एंड धनुषा एंड योजना आर द सम ऑफ द यूनिट मेंशन इन द एंशियंट लिटरेचर। यानी हमारे एंशियंट पुराने प्राचीन इतिहास में या फिर लिटरेचर में ये सब मेंशन किया गया है। एंड यूज्ड इन मेजरिंग आर्टिफैक्ट, आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग। और इन सब का हम जब भी कोई आर्किटेक्चर होता है या फिर टाउन प्लानिंग होता तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते। द एंगुला इज स्टिल यूज्ड बाय द ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन लाइक कारपेंटर, जो कि और एंड टेलर, टेलर और कारपेंटर के द्वारा अभी भी जो फिंगर से जो हम लेंथ को नापते हैं वो अभी भी यूज़ किया जाता है। सेवरल ऑब्जेक्ट्स विद द ruled making with which could be scale have been excavated from site of the हड़प्पन civilization। यानी बहुत सारे जो रूल्ड मार्किंग जो है, जो कि एक्सकैवेट किया गया था हड़प्पा साइट से, या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो भी खुदाई की गई थी, साइट्स की जो भी एक्सकेवेशन किया गया था वहाँ पे भी पाया गया। अब आ गया दूसरा टॉपिक, आगे देखिए स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो सेवरल सिस्टम ऑफ द यूनिट इन्वॉल्व विद द टाइम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउएवर व्हेन पीपल स्टार्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम, जब लोग जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता था कि ये इससे क्या होता था कि दिस लेड टू द डिफरेंट कंट्रीज कमिंग टुगेदर एंड अडॉप्टिंग अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। और इसी कन्फ्यूज़न के को दूर करने के लिए बहुत सारी कंट्री साथ में आए और उन्होंने एक स्टैंडर्ड, एक कॉमन यूनिट को, मेजरिंग यूनिट को अडॉप्ट किया। द सिस्टम यूनिट नाउ यूज्ड इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट और एसआई यूनिट। यानी जब जो यूनिट्स हम आज की डेट में जो करंटली हम यूज़ कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं, और जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है उसे हम बोलते हैं यूनिट सिस्टम या फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या फिर एसआई यूनिट। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ जो है, यानी जो स्टैंडर्ड यूनिट है, हमारी लेंथ को नापने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट है, सिस्टम ऑफ यूनिट है, ऐसा यूनिट है, वो क्या है, लेंथ के लिए है मीटर। और इसका जो सिंबल है मीटर का वो स्मॉल m से रिप्रेजेंट हम करते हैं। ए मीटर स्केल जो है आपका आगे इस पिक्चर में ये देखिए, दिस इज अ मीटर स्केल।
ठीक है। तो मीटर स्केल यहाँ पे दिखाया गया पिक्चर 5.2 में। 1 मीटर इज डिवाइडेड इनटू, जो 1 मीटर है, 1 मीटर का जो लेंथ है उसे 100 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, और हर एक जो डिवीजन है उसको 1 सेंटीमीटर कहा गया है, और सेंटीमीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल cm से। ठीक है। यू मे बी फैमिलियर विद द स्मॉलर पार्ट ऑफ द मीटर स्केल, टिपिकली 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो हमारा छोटा वाला जो हमारा जो स्केल है, जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में या फिर जो आप स्कूल में स्टेशनरी के लिए यूज़ करते हैं, उसमें क्या है आपके पास एक स्केल है, उसका ना वो क्या है, उसमें यूनिट्स देखिए कि सेंटीमीटर में दिया गया, और उसकी लेंथ मैक्सिमम कितनी 15 सेंटीमीटर तक की आप यूज़ करते होंगे कॉमनली। लुक केयरफुली एट द 15, ये देखिए। नेक्स्ट ये देखिए, जो आप स्कूल में यूज़ करते हैं स्टडी पर्पस के लिए, आप जो यूज़ करते हैं वो एक 15 सेंटीमीटर का स्केल है। ठीक है। अब ये जो स्केल है, द लेंथ सेक्शन बिटवीन टू, दो कंसेक्यूटिव मार्क, बिग मार्क है, और उसके बीच में 1 2 और बिटवीन 5 और 6 इज 1 सेंटीमीटर। जो यहाँ पे देखिए 1 से लेके 2 के बीच में, जो यहाँ 1 से लेके 2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1 सेंटीमीटर। ऐसे ही 2 से 3 के बीच में 1 सेंटीमीटर, 0 से 1 के बीच में 1 सेंटीमीटर। इस तरह से ये डिवाइडेड है, और ये जो 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और हर एक स्मॉलर पार्ट को हम कहते हैं ए मिलीमीटर एक, और उसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 mm जो है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है लेंथ का, दैट यू हैव मेजर्ड यूजिंग दिस स्केल, यानी इस स्केल से जो आप सबसे छोटी वैल्यू नाप सकते हैं वो है 1 mm की। 1 mm इज इक्वल टू द 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर, यानी जो 1 mm की वैल्यू है वो क्या है, 1/10 ऑफ सेंटीमीटर। ठीक है। 1 सेंटीमीटर का जो 1 सेंटीमीटर 1 mm जो हो गया वो क्या आ गया, 1/10 ऑफ सेंटीमीटर। फॉर मेजरिंग लार्जर लेंथ, बड़े बड़ी मतलब लार्जर डिस्टेंस या लार्जर लेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं यूनिट, उसे बोलते हैं किलोमीटर, जो कि इक्वल होता है 1000 मीटर के बराबर, यानी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। तो इसी तरह से 1 किलोमीटर जो है 1000 मीटर के बराबर होता है। एंड फॉर मेजरिंग स्मॉलर लेंथ वी यूज यूनिट सच एज सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, और छोटे डिस्टेंस को नापने के लिए, छोटी लेंथ को नापने के लिए हम मिलीमीटर और सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। डिस्टेंस को नापने के लिए हम किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके। वुड इट बी कन्वीनियंट टू यूज़ यूनिट मीटर टू मेजर द लार्जर लेंथ, क्या दूरियों को नापने के लिए, लार्जर लेंथ को नापने के लिए कन्वीनियंट होगा हमारे लिए मीटर स्केल? तो सच एज लेंथ ऑफ अ रेलवे, मान लीजिए कि रेलवे ट्रैक, दो सिटीज़ के बीच में कितना लंबा डिस्टेंस होगा, क्या हम उसको जब मीटर से नापेंगे तो हमें इट विल बी टाइम टेकिंग। और टू मेजर स्मॉलर लेंथ सच एज थिकनेस ऑफ द पेपर और ऑफ अ बुक। ठीक है। तो यहाँ पे एक ये दिया हुआ है आपको बॉक्स में, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। दूसरा है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है, डू यू नो इन सम स्केल्स यू माइट हैव नोटिस अनदर स्केल मेकिंग मार्किंग दिस स्केल मार्किंग, मतलब कुछ स्केल में जो है इंचेस में मार्किंग होती है, जहाँ पे 1 इंच जो होता है वो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। याद रखिएगा इसको, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। इन अर्लियर डेज यूनिट सच एज इंच एंड फुट वर यूज टू मेजर लेंथ, और जो इंच और फुट था वो क्या लेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता था। दीज यूनिट्स आर स्टिल यूज्ड बाय सम पीपल, और आज के टाइम में भी ये यूनिट्स इंच और फुट का यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आइए, करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ। एक सही तरीका क्या है लेंथ को मेजर करने का? तो फॉर मेजरिंग एनी लेंथ वी नीड एन अप्रोप्रिएट, मतलब किसी भी लेंथ को नापने के लिए एक प्रॉपर स्केल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम नापना चाहते हैं अपनी पेंसिल का लेंथ, तो हमें क्या कौन सा स्केल यूज़ करना चाहिए? हमें 15 सेंटीमीटर वाला स्केल यूज़ करना चाहिए। इसी तरह से हमें अगर रूम की हाइट को नापना होगा, तब हम कौन सा स्केल यूज़ करेंगे? तब उसके लिए हम मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करेंगे। And you cannot directly measure the girth of the tree or the size of your chest using a meter scale, यानी हम मीटर स्केल जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होती है, उससे हम जो पेड़ की स्टेम की थिकनेस को हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। फॉर सच मेजरमेंट, इसीलिए हमें फ्लेक्सिबल, अगर हमें किसी राउंड चीज़ का
नापना होगा, उसका गोलाई नापनी होगी, तो हम इसको कैसे सर्कमफ्रेंस नापना होगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एक फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि टेलर्स करते हैं। वाइल मेजरिंग लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ सम पॉइंट, एंड मेजर लेंथ मेजर करते समय हमें कुछ पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए। और वो पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पे जैसे मेजर कर रहे हैं किसी भी लाइन का लेंथ को, अगर आप मेजर कर रहे हैं तो जो आपका ज़ीरो को जो इंडिकेट करने वाली लाइन है, वो लाइन का स्टार्टिंग में होना चाहिए, बिल्कुल पॉइंट, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे होना चाहिए, ठीक है। उसे हम क्या, और फिर स्केल को भी पूरा एकदम सीधा रखना चाहिए, लाइन के ऊपर हमें सीधा ले करना चाहिए, ताकि उसकी एक्चुअल लेंथ, हमें टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना है स्केल को, तिरछा नहीं रखना है, ठीक है। तो एक ये तरीका हो गया कि हम कैसे सही डायरेक्शन में हम सही तरीके से हम लेंथ को नाप सकते हैं। इसी तरह से करेक्ट पोजीशन क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखिए कि हमें बिल्कुल जो हमें देखने का तरीका कैसा हो, हमारा अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, आई का पोजीशन कैसा होना चाहिए व्हाइल मेजरिंग एनी लेंथ, तो हमें बिल्कुल सेंटर से उस पॉइंट को देखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर ट्राइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पेंसिल बाय अलाइनिंग इट विद अ स्केल, द पोजीशन ऑफ योर आई शुड बी डायरेक्टली अबव द टिप ऑफ द पेंसिल। हमें बिल्कुल पेंसिल के टिप के सीधे में देखना है, सीधे से देख के वहाँ पे हमें मेजरमेंट करना है, ना कि हमें तिरछा देख के, ठीक है। तो हाउ टू मेजर द लेंथ, इफ द एंड ऑफ द स्केल आर ब्रोकन, अगर जो एंड है उसका ब्रोकन है, मान लीजिए जो जीरो वाला जो पार्ट है उसमें है ही नहीं, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे मेजरिंग, मेजरमेंट हम 1 से स्टार्ट करेंगे, और फिर हम जितना भी मेजरमेंट में आएगा उसमें से 1 सेंटीमीटर, जो कि हमारा जीरो वाला पार्ट था, 0 से 1 तक का जो पार्ट था, वो हमारे स्केल में नहीं है, इसीलिए हम जो जो भी हमारा मेजरमेंट आएगा उसमें हम +1 कर देंगे। जैसे हमने किसी भी लाइन को नापा, ये येलो स्ट्रिप का लेंथ है 10.4 सेंटीमीटर आ रहा है, तो लेकिन हमारा स्केल 1 से शुरू हो रहा है, इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हमारा यानी एक जो 0 से 1 वाली जो सेंटीमीटर है वो नहीं मेज़र हो पाई है, क्योंकि हमारा स्केल ही 1 से शुरू हुआ है, इसलिए हम उसको 1 उसमें से माइनस कर देंगे, यानी एक्चुअल जो लेंथ हो जाएगी, एक्यूरेट जो लेंथ होगी इस येलो स्ट्रिप की, वो कितनी होगी, 9.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग एनी लाइन और लेंथ, ठीक है। हाउ डू विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट मेजर लेंथ, तो कभी आपने सोचा है कि जो जो लोग देख नहीं सकते हैं, यानी जिनकी आंखों में कुछ डिफेक्ट है, तो वो कैसे मतलब यूज़ करते होंगे, कैसे किसी भी चीज़ का लेंथ नापेंगे, तो एक वो स्केल, स्पेशल स्केल यूज़ करेंगे जो विथ रेज्ड मार्किंग, यहाँ पे ब्रेल ब्रेल जो स्क्रिप्ट वाली जो होती है स्केल, उसको टच करके फील करेंगे, और उस तरह से वो पता लगा सकते हैं कि किसी भी चीज़ का लेंथ कितना है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट लेना और उनकी मेजरमेंट, उनकी लेंथ को मेज़र करके आपको इस लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट में लिखना, और यहाँ दूसरे में ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। वाइल राइटिंग द लेंथ, जब आप लेंथ लिख रहे होंगे तो आपको उसके साथ उसकी यूनिट भी मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है। बिना यूनिट के हम उसको लेंथ नहीं बता पाएंगे, नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपने क्या नापा है। तो दस योर रिजल्ट विल कंसिस्ट 2 पार्ट्स, इसलिए आपका जो रिजल्ट होगा उसका 2 पार्ट होगा, एक तो नंबर वाला पार्ट और दूसरा पार्ट किस यूनिट में आपने उसको मेजर किया है। सम ऑफ योर फ्रेंड इन द क्लास वुड हैव मेजर्ड द लेंथ ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, कंपेयर द लेंथ, मतलब और भी बच्चों ने अपने अपने सामान का, अपनी चीज़ों का लेंथ नापा होगा, उससे अपने ऑब्जेक्ट का लेंथ को आप कंपेयर करिए, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखिए एक बॉक्स है, इसमें क्या लिखा, यूनिट ऑफ लेंथ, जैसे कि किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, 4 यूनिट के बारे में पढ़ा हमने, जैसे कि लेंथ नापा जाता है। बिगिन विद द लोअर केस लेटर एक्सेप्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी उसका जो यूनिट लिखते हैं वो कैसे शुरू होता है, स्मॉल लेटर से शुरू होता है, जैसे किलोमीटर को हम स्मॉल के एम में लिखते हैं, मीटर को स्मॉल एम में, सेंटीमीटर को स्मॉल सी एम में, एंड मिलीमीटर को स्मॉल एम एम में, ठीक है। लोअर केस लेटर का यूज करते हैं, एंड नेवर फॉलोड बाय एस, यानी हम उसका प्लूरल, किलोमीटर्स नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो प्लूरल को फॉलो नहीं किया जाता। नोट दैट अ फुल स्टॉप इज नॉट रिटन, यानी मीटर यूनिट के आगे आपको फुल स्टॉप भी नहीं लगाना, एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, यानी अगर सेंटेंस एंड हो रहा होगा तब तो आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर वो बीच में आ रहा है यूनिट, तब आपको वहां पे फुल स्टॉप नहीं लगाना है। वाइल राइटिंग द लेंथ ऑलवेज लीव अ स्पेस बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट, यानी जब भी आप मेजरमेंट लिखें तो नंबर और जो यूनिट है दोनों को बिल्कुल चिपका के नहीं लिख देना है, आपको उसमें थोड़ा सा गैप करना, गैप करके लिखना, ओके। नाउ यहाँ पे नया दूसरा टॉपिक है, मेजरिंग ऑफ द लेंथ कर्व्ड लाइन।
अब कोई कर्व चीज़ है, मान लीजिए कि कोई चीज़ है जिसका जैसे कोई आर्क की शेप में है, तो आप उसका कैसे लेंथ नापिएगा? तो अनीश एंड हिज पेरेंट फिक्स्ड इलेक्ट्रिक स्ट्रिंग लाइट ऑन द आर्क ऑफ द बरांडा। मान लीजिए उसके बरांडे में क्या लगा था? आर्क है, तो वहाँ पे उनको लाइट फिक्स करनी है। तो उस किस लेंथ का वो लाइट लाएँ कि मतलब वो पूरा कवर वायर लाएँ कि वो पूरा कवर कर लें, टू सेलिब्रेट सेलिब्रेशन एट होम। हाउ वुड तो इन इस केस में क्या करेंगे कि हम एक कैन मेड विद द हेल्प ऑफ एक फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम प्रॉपर तरीके से या फिर हम थ्रेड का यूज़ कर सकते हैं। पहले हम थ्रेड को रख के उसी कर्व के शेप में रख के पूरा लेंथ ले लेंगे और फिर उस थ्रेड का लेंथ को दूसरे मीटर स्केल या फिर फ्लेक्सिबल टेप से हम मेज़र कर लेंगे, तो हमें उस कर्व एरिया का जो है लेंथ का पता चल जाएगा। ठीक है? द थ्रेड कैन बी देन स्ट्रेटन एंड इट्स लेंथ कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ मीटर स्केल। ओके, देखिए यहाँ पे कर रहे हैं ना, थ्रेड को मीटर स्केल के ऊपर रख के अच्छे से मेजरमेंट थ्रेड का मेजरमेंट ले लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्क्राइबिंग पोजीशन। वन डे द टीचर इन्फॉर्म हर स्टूडेंट दैट शी हैड प्लान्ड एन एजुकेशनल विजिट टू द नियर बाय गार्डन। यानी टीचर ने इन्फॉर्म किया क्या बच्चों को कि हम आज एक एजुकेशनल विजिट करने वाले हैं गार्डन में। ठीक है, शी आस्क्ड द स्टूडेंट टू रीच देयर डायरेक्टली इन द मॉर्निंग। यानी जब वो सुबह आए स्कूल तो सीधा कहाँ पहुँच जाए? गार्डन में पहुँच जाए। दीपा एंड हर फ्रेंड स्टार्ट डिस्कसिंग वेदर द गार्डन वुड बी क्लोजर दैन देयर स्कूल और फार्दर। मतलब क्या उनका जो गार्डन है वो स्कूल से नज़दीक है? तश्मीन एंड पद्मा सेज दैट द गार्डन वुड बी क्लोजर। यानी गार्डन क्लोज पड़ेगा उनको या फिर स्कूल क्लोज पड़ेगा। तो तश्मीन और पद्मा ने बोला कि गार्डन हमारे ज़्यादा नज़दीक है, जबकि दीपा और अनीश ने ये फील किया कि स्कूल हमारा ज़्यादा नज़दीक है। हरदीप थिंक्स दैट बोथ वुड बी ऑलमोस्ट एट द इक्वल डिस्टेंस। और हरनीत को क्या लगता है कि दोनों ही इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हरनीत को लगता है कि दोनों ही शायद इक्वल ही डिस्टेंस पे हो। यहाँ पे देखिए लोकेशन ऑफ द बस स्टैंड, स्कूल, गार्डन एंड हाउस ऑफ द दीपा एंड हर फ्रेंड। तो बस स्टैंड को देखिए, स्कूल को देखिए, दीपा का हाउस और अनीश का हाउस, हरदीप हाउस, तश्मीन्स हाउस, पद्मास हाउस एंड गार्डन। तो क्या हाँ सबके घर से जो है गार्डन का जो डिस्टेंस है वो अलग अलग हो सकता है। पद्मा के घर से गार्डन नज़दीक है, दीपा के घर से स्कूल नज़दीक है। इसी तरह से हम अलग अलग पर्सन का अलग अलग जो स्कूल और गार्डन का डिस्टेंस हम देख सकते हैं। तो हु डू यू थिंक इज़ करेक्ट? कौन सही था? तो व्हाट ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। सब अपने हिसाब से सही थे। देन वाई आर देयर ऑब्जर्वेशन। तो उनका जो ऑब्जर्वेशन था वो अलग क्यों था? तो दे आर लोकेटिंग द डिस्टेंस ऑफ स्कूल एंड गार्डन फ्रॉम देयर हाउसेस। यानी सब अपनी पोजीशन से देख रहे थे डिस्टेंस गार्डन का और स्कूल का। अगर वो एक सेम पोजीशन से देखते, अगर उनका लोकेशन, अब वो लोग एक जगह इकट्ठा होके तब स्कूल और गार्डन का डिस्टेंस देखते तो सबका सेम आता। लेकिन सब अपने अपने घर के हिसाब से देख रहे थे, इसीलिए सबका जो मेजरमेंट था वो डिस्टेंस था वो अलग अलग आया। ठीक है, इफ इंस्टेड ऑफ ईच ऑफ देम हैड थॉट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेम ऑब्जेक्ट और द पॉइंट सेज द बस स्टैंड देन देयर ऑब्जर्वेशन। मान लीजिए कि सब बस स्टैंड पे चले जाते और उसके बाद सब स्कूल का पोजीशन और गार्डन का पोजीशन देखते तो सबका सेम आता। तो व्हेन द डिस्टेंस इज स्टार्टेड विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड ऑब्जेक्ट या फिर पॉइंट, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। यानी किसी फिक्स्ड पॉइंट से जब हम किसी चीज़ को का डिस्टेंस देखते हैं तो वो जो पॉइंट, जो वो फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है या जो वो फिक्स्ड जो पॉइंट है उसे हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। अ फ्यू डेज लेटर हरदीप टेल्स हिज फ्रेंड। कुछ दिन बाद हरदीप ने अपने दोस्तों को एक्साइटेड होकर बताया कि लेट अस गो ऑल टू द प्लेग्राउंड। यानी सभी प्लेग्राउंड चलते हैं। जो स्पोर्ट टीचर है वो चाहते हैं कि हर टू ड्रॉ लाइन विद द चूना पाउडर। यानी क्या करना है ग्राउंड में? चूना पाउडर से लाइनिंग बनानी है। फॉर मेकिंग कबड्डी कोर्ट। किस चीज़ के लिए? कबड्डी का कोर्ट तैयार करने के लिए। पद्मा ने क्या कहा? वी विल नीड अ लॉन्गर मेजरिंग टेप। यानी हमें क्या चाहिए? एक लंबा मेजरिंग टेप चाहिए करने के लिए। लेट अस टेक इट फ्रॉम द स्पोर्ट्स रूम। यानी हमें ये कहाँ से ले लेना चाहिए? स्पोर्ट्स रूम से ले लेना चाहिए। दीपा, लेट अस फर्स्ट डिसाइड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच वी विल मेजर द डिस्टेंस टू बी स्टार्टिंग ड्राइंग द लाइन। यानी हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे उस डिस्टेंस स्टार्ट करना मतलब चूना गिराना कहाँ से शुरू, लाइमस्टोन पाउडर जो गिराना कहाँ से शुरू करेंगे वो पॉइंट हमें
देख लेना चाहिए। लेट अस कॉल दिस आवर, और जहाँ से स्टार्ट करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पे देखिए एक मेजरिंग टेप का पिक्चर दिया हुआ फिगर 5.10 में। अब यहाँ पे बच्चों ने क्या कबड्डी कोर्ट के लिए लाइन ड्रॉ कर लिया है। आफ्टर फ्यू डेज पद्मा वॉज ट्रैवलिंग बाय बस, बस से वो ट्रैवल कर रही थी, कहाँ जा रही थी, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जो कि दिल्ली में है। तो शी वॉज ईगर टू रीच दिल्ली, दिल्ली वो बहुत उत्सुक थी, बहुत ही वो जल्दी दिल्ली पहुंचना चाहती थी। एंड वॉज रीडिंग द किलोमीटर स्टोन्स ऑन द साइड ऑफ द रोड। आपने देखा होगा जब आप लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं तो आप इस तरह का एक किलोमीटर उस पे लिखा होता है, और ऊपर किसी जगह का नाम लिखा रहेगा, प्लेस का नाम लिखा रहेगा, और वो कितनी दूर है वहां से, उस पॉइंट से, उस माइलस्टोन से आपको, और कितना आगे ट्रैवल करना है उस पर्टिकुलर जगह पे पहुंचने के लिए, वो दिखाया जाता है। ठीक है। तो वो भी पढ़ रही थी किलोमीटर स्टोन पे, हाँ, रोड साइड में जो था। ऑन वन ऑफ द किलोमीटर इट वाज रिटन दिल्ली 70 किलोमीटर। एक ऐसा ही एक किलोमीटर स्टोन था जिसपे लिखा हुआ था दिल्ली 70 किलोमीटर। फर्दर ऑन द नेक्स्ट किलोमीटर स्टोन रीड, आगे जब वो गए थोड़ा तो एक और ऐसा ही किलोमीटर स्टोन मिला, उस पे लिखा हुआ था दिल्ली 60 किलोमीटर। ईच किलोमीटर स्टोन इंडिकेट हर दैट शी वॉज गेटिंग क्लोजर टू हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, यानी हर एक जो आता गया आगे किलोमीटर स्टोन ये बताता है कि और डिस्टेंस जो है उनका और जो दिल्ली का है वो कम होते जा रहा है। दीज किलोमीटर स्टोन्स इंडिकेट हर डिस्टेंस फ्रॉम द दिल्ली, और ये वहाँ से लेकर दिल्ली की दूरी को भी बताता था। सो दिल्ली इज द रेफरेंस पॉइंट इन द दिस सिचुएशन, यानी जो फिक्स है, जो फिक्स पॉइंट क्या है, दिल्ली है। तो ये दिल्ली क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है। पोजीशन ऑफ द किलोमीटर स्टोन विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, यानी देखिए दिल्ली तो फिक्स है ना, और आने वाले जो हैं वो फिक्स नहीं, वो चल रहे हैं, तो एक एक माइलस्टोन आता जाएगा उनके रास्ते में, तो डिस्टेंस कम होते जाएगा। तो दिल्ली इज एक्टिंग हियर एज अ रेफरेंस पॉइंट। ओके। डज दिस मीन्स दैट द पोजीशन ऑफ पद्मा विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट इज चेंजिंग विद द टाइम। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पद्मा की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, यानी दिल्ली के हिसाब से वो बदल रही है। ठीक है। तो व्हेन डज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, कब चेंज होता है, जब हम ट्रेवल करते हैं, जब हम मूव करते हैं। ठीक है। तो यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मूविंग थिंग्स, यानी जो चीज़ें मूव करती हैं। अपने आसपास देखिए और प्रिपेयर करिए ऐसे 5 चीज़ों का जो कि मोशन शो कर रहा है, 5 ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में है। तो थिंक अबाउट हाउ यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट वॉज इन, कैसे आप डिसाइड करोगी कोई चीज़ मूव कर रही है या फिर कोई चीज़ रेस्ट में है। काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड, मान लीजिए कोई गाय है, वो ग्रेज कर रही है, घास खा रही है ग्राउंड में, तो क्या वो मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग है? तो यस इट इज मूविंग, है ना। तो ये आपको, ट्री को देखा आपने, तो क्या है ये, कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है क्या, एक जगह से दूसरे जगह मूव कर गई ट्री, नहीं ना, तो ये क्या है, रेस्ट में है। तो इसी तरह से आपको 5 चीज़ें ऐसे फिल करना है जो कि मूव करता है, पोजीशन चेंज करता है, और दूसरे में ये लिखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रेस्ट में रहती है। कंपेयर करिए, एनालाइज करिए और जस्टिफाई करिए अपने आंसर को। कैसे आप डिसाइड करेंगे कि कोई चीज़ मोशन में है या फिर रेस्ट में है। एन ऑब्जेक्ट जो है वो कि मोशन में कहा जाएगा अगर उसकी जो पोजीशन है वो चेंज होगी विथ रिस्पेक्ट टू, अगर किसी कोई भी रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में उसकी पोजीशन जो है चेंज होगी टाइम के साथ। इफ एन ऑब्जेक्ट नो, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रही है टाइम के साथ, तो वो उसे हम कह देते हैं टू बी एट रेस्ट। देयरफॉर यहाँ पे जो डेफिनेशन है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू the reference point with the time, and if an object is not changing its position with respect to the reference point with time, it is said to be at rest। यहाँ पे आगे देखिए, दीपा लुक्ड अराउंड हर इन द बस एंड नोटिस दैट ऑल द पैसेंजर वर सीटेड, यानी दीपा ने देखा कि सारे ही पैसेंजर क्या थे, बैठे हुए थे। शी लुक्ड अराउंड अगेन आफ्टर, 5 मिनट तक उसने देखा, आफ्टर अ मिनट, 1 मिनट के बाद फिर से देखा और देखा कि वो सभी सीट पे बैठे हुए हैं। शी वॉन्टेड, दे आर दे मूविंग, क्या वो मूव कर रहे हैं? तो द कंक्लूजन दैट पोजीशन ऑफ द पैसेंजर वाज नॉट, पैसेंजर का तो टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, देयरफॉर दे वर सर्टेनली एट रेस्ट। हाउएवर व्हेन शी लुक्ड आउटसाइड, जब उन्होंने क्या देखा, बाहर देखा, तो शी फेल्ट दैट दे वर इन मोशन,
तब उन्होंने क्या देखा कि मोशन में। तो हाउ एवर वी सी लुक्ड आउटसाइड, जब उसने बाहर देखा तो शी फेल्ट दैट वर इन द मोशन एज पोजीशन ऑफ द चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू थिंग्स आउटसाइड। यानी बाहर के रेफरेंस में उसकी जो पोजीशन थी वो चेंज हो रही है। तो चेंजिंग विथ आउटसाइड, द रेफरेंस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट। ये जो रेफरेंस पॉइंट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, ये डिसाइड करना कि वो रेस्ट में है या मोशन में। इफ दीपा कंसीडर हर सेल्फ एज, अगर दीपा खुद को जो है रेफरेंस पॉइंट मानेगी, तो देन पैसेंजर जो है किस में होंगे, रेस्ट में होंगे, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहे ना, उसके सामने तो वो मूव नहीं कर रहा है। तो हाउएवर इफ शी इज कंसीडर एन ऑब्जेक्ट आउटसाइड द बस, अगर वो बाहर है, बस के बाहर है दीपा, तो आउटसाइड द बस इज बिल्डिंग एज द रेफरेंस पॉइंट, तो देन द पैसेंजर एंड द बस फॉर इन मोशन, यानी तब जो है पैसेंजर और बस किस में होंगे, मोशन में होंगे। थिंक इट ओवर, सपोज यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ शिप। मान लीजिए कि आप किसी शिप में ट्रैवल कर रहे हैं जो कि मूव कर रहा है एक कांस्टेंट स्पीड में। कांस्टेंट स्पीड का मतलब कि वो जो बिल्कुल टाइम और जो टाइम इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है शिप ऑन अ काम सी, बिल्कुल समुद्र में भी शांति है, बिल्कुल कोई हलचल नहीं है। सपोज देयर इज नो विंडो और ऑन द शिप, कोई भी विंडो नहीं है शिप में। इज देयर एनी वे दैट यू कैन डिटरमाइन वेदर द शिप इज मूविंग और इट इज स्टेशनरी, क्या कोई रास्ता है ऐसा जानने का कि आप उससे पता कर सको कि मतलब शिप मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहा है ना। तो इसके बारे में सोचिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ मोशन, किस तरह का मोशन होता है, किस किस तरह का मोशन हो सकता है। अपना इरेजर लीजिए, इसको गिरा दीजिए नीचे सर्टेन हाइट से और उसकी मोशन को ऑब्जर्व करिए। डज इट मूव, क्या इसने स्ट्रेट लाइन फॉलो किया या फिर टेढ़ा मेढ़ा होकर नीचे गिरा। तो व्हेन एन ऑरेंज ड्रॉप फ्रॉम द ट्री, मान लीजिए कि कोई पेड़ से अगर कोई ऑरेंज गिरा नीचे, तो डज इट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, क्या ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है गिरते हुए। हैव यू सीन द रिपब्लिक डे परेड, क्या आपने जब कभी रिपब्लिक डे का परेड देखा है। रिकॉल करिए कि जो मार्च पास्ट करते हैं स्टूडेंट्स, वो कौन सा लाइन को पाथ को फॉलो करते हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हैं। जब कोई दूसरा तीसरा चौथा एग्जाम्पल क्या है कि व्हेन अ हैवी बॉक्स इज पुश्ड इट मे ऑल्सो मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर किसी भारी बक्से को बॉक्स को आप धक्का देंगे, पुश करेंगे, तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। When an object move along a straight line, its motion is called linear motion. जब कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन में मूव करता है उसे हम कहते हैं लीनियर मोशन, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे पेड़ से फल का गिरना, इरेजर का आपके टेबल के ऊपर से गिरना, हाइट से थोड़ा हाइट से गिरना, मार्च पास करना, किसी बॉक्स को पुश करना, तो बॉक्स का मोशन, ये सब क्या हो गया हमारा मोशन, लीनियर मोशन के एग्जाम्पल है। बट डू यू थिंक थिंग्स आर ऑलवेज मूव, क्या आपको लगता है कि सारी चीज़ें हमेशा जो है एक स्ट्रेट लाइन को ही फॉलो करती है। यू माइट हैव इंजॉयड प्लेइंग ऑन द स्विंग, आपने झूला झूला होगा कभी, या फिर मैरी गो राउंड खेला होगा, तो ये सब मोशन किस मोशन का एग्जाम्पल है। लेट अस इन्वेस्टिगेट। अब आपने इरेजर को एक थ्रेड से टाई कर लीजिए एट एंड वन, होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड विद योर हैंड एंड वर्ल्ड इट, यानी इसको घुमाइए, ऑब्जर्व करिए। अब ये जो मोशन यहाँ पे देखिए, ये बॉय भी गर्ल भी कर रही है ऐसे, तो इस मोशन को क्या कहते हैं, एक सर्कल बना रहा है ये जो थ्रेड है और ये जो इरेजर टाई किया हुआ है इसमें, तो एक ये सर्कल बना रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जैसे ये झूला पे स्विंग पे जो झूल रहे हैं गोल गोल, ये भी कैसा पाथ फॉलो कर रहा है, ये भी एक सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। Tie an eraser at one end of the thread, hang the eraser by holding the other hand of the thread and keep your hand steady. Using the other hand, take the eraser slightly to one side of the and release it. यानी ऐसे हैंग करना है, फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको पुश करना है, ठीक है। तो एक यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन दिखेगा, जैसे आप किसी झूले पे झूलते हैं ना स्विंग पे, तो आप आगे पीछे होते हैं, है ना। तो वो जो मोशन होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है आगे या पीछे अबाउट सेम फिक्स्ड पॉइंट पोजीशन, यानी किसी अगर उसको रेस्ट में रख देंगे तो क्या एक सीधा एक फिक्स पोजीशन में आ जाएगा।
तो उसे हम कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन। उसे क्या कहेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। जैसे कि आपने किसी वॉच के पेंडुलम में भी नोटिस किया होगा। तो टेक अ थिन मेटल स्ट्रिप, एक मेटल स्ट्रिप रखिए, उसको ऊपर 2-4 बुक्स रख दीजिए, फिर उसको थोड़ा-सा प्रेस कीजिए ऊपर से, तो वो भी क्या शो करेगा? वो भी अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो मोशन ही शो करेगा, ठीक है? ऑसिलेटरी मोशन ही शो करेगा मेटल स्ट्रिप। मोर टू नो, यहाँ पे देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर फिक्स इंटर, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद किसी मोशन को या फिर किसी पाथ को रिपीट करता है, उसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे कि मान लीजिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन एन सर्कुलर मोशन इट मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ अगेन एंड अगेन, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए अर्थ जो रोटेट कर रही है सन के चारों तरफ, तो इट कैन बी कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन, और वो भी एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में अपनी मोशन को रिपीट करती है। तो ये भी क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल, एक पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है? ऐसा सर्कुलर मोशन जो कि एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में अपने आप को रिपीट करता है, ऐसा मोशन जो कि एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में एक सेम पाथ पे अपने आप को रिपीट करता है, उसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन इट मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ अगेन एंड अगेन। an object an object in the oscillatory motion also repeat, जो oscillatory motion में होते हैं वो भी motion को repeat, so it moves along the circular path again and again. An object in the oscillatory motion also repeat its motion while moving to and fro. Both circular and oscillatory motion are periodic in nature. जो circular motion है या फिर oscillatory motion है, दोनों ही पीरियोडिक होते हैं नेचर से, ठीक है? दोनों का नेचर कैसा होता है? पीरियोडिक होता है, क्योंकि वो अपने आप को रिपीट करते हैं आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? अब यहाँ पे एक एक्टिविटी यहाँ पे आइडेंटिफाई करी 5.7 में कि कुछ बच्चे जो हैं चिल्ड्रन पार्क में खेल रहे हैं या फिर विजिट किया उन्होंने चिल्ड्रन पार्क को। ऑब्जर्व डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन, यहाँ पे अलग अलग, ये देखिए, यहाँ पे स्ट्रेट पाथ है, फिर यहाँ सर्कुलर मोशन हो गया, पीरियोडिक मोशन हो गया, ये झूला झूलना भी पीरियोडिक मोशन में आता है। यहाँ ये रॉड पे आगे बढ़ने वाला जो है, ये कैसा है? रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। ये शी शॉ जो है क्या? पीरियोडिक मोशन हो सकता है, या फिर टू एंड फ्रो कर रहा है ना, ऑसिलेटरी मोशन। तो आपको यहाँ पे लिखना है वो, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा चैप्टर। और यहाँ पे कीवर्ड्स दिया हुआ जैसे सेंटीमीटर, मेजरमेंट, क्लासिफाई, सर्कुलर मोशन, मीटर, डिस्टेंस, मिलीमीटर, किलोमीटर, मोशन, लेंथ, ऑसिलेटरी मोशन, लीनियर मोशन, रेफरेंस पॉइंट, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ। यहाँ पे ये जो न्यू वर्ड्स है वो दिया हुआ। चलिए अब समरी कर लेते हैं। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ unit SI, the international system of unit SI unit has been adopted by the countries as standard unit of measurement, यानी countries के द्वारा ये एक standard unit जो है measurement का वो adopt किया गया है। SI unit जो length के लिए होता है वो मीटर होता है, उसका सिंबल स्मॉल m होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। तो when distance is stated with respect to a fixed point, fixed object, then this point is called reference point। जब भी किसी distance को हम किसी fixed point से as a reference point से नापते हैं या देखते हैं, उसे हम कहते हैं, उस fixed point को कहेंगे reference point। An object is said to be motion। एक किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में कहेंगे क्यों? जब ये अपनी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता हो, और टू या फिर विद रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी उसकी मोशन चेंज हो रही हो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, इट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है, सर्कुलर पाथ फॉलो करते हुए कोई मोशन कर रही है, तो उसे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। जैसे कि हमारा फैन का जो मोशन हो गया। When an object moves to and fro about a fixed position, अगर कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव कर रहा है फिक्स पोजीशन के रिस्पेक्ट में, तो उस मोशन को हम कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।